हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं वेक्टर के एक और नए लेक्चर में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं 2 पॉइंट्स की। पहला वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है ना, और दूसरा अपने पास सेक्शन फार्मूला। क्या है? सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स की, जो बहुत ही आसान है। जो क्या है? बहुत ही आसान है, शायद आपको मतलब आता भी हो। तो आप हेडिंग डालेंगे कॉपी पेन निकाल के, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है ना, बिना टाइम वेस्ट किए वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। अब वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, अब उसको समझाने का मेरे पास दो तरीका है, लेकिन मैं आपको जो सिंपलेस्ट वे उसे समझा रहा हूँ वो ये है कि मान लेते हैं अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक पॉइंट है अपने पास P और एक पॉइंट है अपने पास Q, ठीक है। एज यूजुअली हम मान लेते हैं कि P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1, y1, z1 हैं, और P के और Q के x2, y2 और z2 है, ठीक है। मैं यहाँ पे पता नहीं क्या बोलने जा रहा था, तो दोबारा से मुझे बोलना पड़ा। ये ओरिजिन है। अब बताना है कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, यानी हमें एक ऐसा वेक्टर बताना है जो P और Q, ये जो 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर रहा हो। यानी हमें बताना है PQ वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, और मतलब या QP वेक्टर की वैल्यू क्या होगी। दोनों में से किसी एक की वैल्यू बतानी है। और अगर हमें दो में से किसी एक की वैल्यू पता चल जाए तो हमें बताएं कि इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। PQ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ QP वेक्टर। तो एक निकल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा, एक निकल गया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। कोई शक है ना। अब उसी एक को निकालने के पूरा मतलब हम लोग ये क्या करने वाले हैं, जो भी बखेड़ा है तामा झामा जो भी आप समझते हो वो करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। अब हम लोग को पता है पोजीशन वेक्टर पढ़ चुके हैं, तो इसमें हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला पोजीशन वेक्टर और दूसरा ट्रायंगल लॉ। तीसरी क्या ज़रूरत है? कॉपी पेन और किन की ज़रूरत पड़ेगी? थोड़ी सी बुद्धि। तो हमें पोजीशन वेक्टर पता है, तो क्या हमें OP का पोजीशन वेक्टर पता है? मतलब P का और Q का पोजीशन वेक्टर पता है? अरे पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते थे? एक फिक्स्ड पॉइंट लेते थे, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते थे उसकी तरफ सर, तो हो गया ये पोजीशन वेक्टर। यानी यहाँ पे P का जो पोजीशन वेक्टर है वो OP वेक्टर है, और जिसे हम लोग लिखते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस ऑफ z1 k कैप से। और जो OQ है उसको कैसे लिखेंगे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस ऑफ z2 k कैप। दैट्स इट, खत्म। अब हमें चाहिए ट्रायंगल लॉ। वो क्या होता है? अब मान लो आप मुझे को आप मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ PQ, आप QP भी निकाल सकते हो। जिस मेथड से मैं निकाल रहा हूँ वो क्या हो जाएगा? आपने P से Q को ज्वाइन कर दिया, और मैं निकाल रहा हूँ PQ वेक्टर, मैं निकाल रहा हूँ PQ वेक्टर, यानी P से Q की जाने वाले वेक्टर। अब कैसे निकलेगा? तो हमें पता है बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्या लिख रहा हूँ मैं? ट्राइंगल बाई ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन क्या कि हमें पता है कि OA। अच्छा, आपको ट्रायंगल लॉ में एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि देखो अपने पास दो डायरेक्शंस थी, एक होती है एंटी क्लॉकवाइज है, ये है, और एक होती है क्लॉकवाइज। तो जो वेक्टर आपको क्लॉकवाइज घुमाए, जैसे यहाँ पे देखो OP से गए PQ, तो OP और PQ दोनों मिलकर हमको लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। तो अपन एंटी क्लॉकवाइज को आंटी और क्लॉकवाइज को अंकल बोलेंगे, थोड़ी जल्दी होती है ना। तो जो आंटी है उनको एक तरफ, जो अंकल है उनको एक तरफ रखो। तो OP और PQ देखो सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, मतलब वो लोग आंटी हैं। तो देखो आंटी को एक तरफ और अंकल को एक तरफ। तो OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर को एक तरफ और आंटी को एक तरफ और अंकल को दूसरी तरफ, यानी OQ वेक्टर को दूसरी तरफ रख लो। समझ में आया? मैंने सिर्फ ट्रायंगल लॉ लगाया है। ट्रायंगल लॉ वो होता है कि दो वेक्टर्स हेड से टेल। अरे यार थोड़ा सा रिवाइज करके आओ। अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या? PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर क्या हो जाएगा? OQ वेक्टर माइनस ऑफ OP वेक्टर, दैट इज इक्वल टू OP में से OP को हटा दो, तो क्या हो जाएगा? और देखो अब यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। अगर मैंने आपको शायद पहले ही बताया था कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में, अगर कोई वेक्टर हमको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, कोई वेक्टर अगर हमें इस तरीके से लिखता हुआ मिलता है, तो हमें उसकी पूरी जनरल क्वांटिटी मालूम है, चाहे उसका डायरेक्शन ले लो, चाहे उसका मैग्नीट्यूड ले लो। अब अगर आपको दो वेक्टर ऐसे कहीं दिख जाए तो उनको जोड़ने का तरीका अलग होता है।
घटाने का तरीका अलग होता है, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपली जोड़ लो, x1 वाले को x1, i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। समझ में आया? ऐसा कोई तरीका अलग नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 भी बता रहा हूँ i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस ऑफ z2 माइनस z1 k कैप। मैंने क्या किया है कि i वाले को i के साथ घटाया है, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। अगर कोई वेक्टर ऐसे आपको दिया जाए तो इन्हें हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ज़्यादा बोल दिया, वहाँ पे बोलना चाहिए था। अरे वहाँ पे भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए था, वहाँ पे इतना काफ़ी था। ठीक है, तो यानी हमें पता चल गया कि पी की वेक्टर की वैल्यू क्या है, ये है। अब आप बोलोगे मुझे क्यूपी की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्यूपी की वैल्यू के लिए। तो हमें क्यूपी वेक्टर की वैल्यू के लिए हमें पता है, वी नो डैट क्यूपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर पी क्यू, और पी क्यू वेक्टर की वैल्यू क्या है, ओ क्यू माइनस ऑफ ओ पी। तो यहाँ पे लिख सकते हो माइनस ऑफ ओ क्यू वेक्टर माइनस ऑफ ओ पी वेक्टर, और आप इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा माइनस 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 प्लस, तो हो जाएगा ओ पी वेक्टर माइनस ऑफ ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, अब थोड़ी सी जो मतलब अपने काम की चीज़ें हैं ना, काम की चीज़ों की बात में थोड़ी सी आते हैं। काम की चीज़ ये है कि अगर हम देख लो पी क्यू वेक्टर निकाल रहे हैं, देखो एक वेक्टर इंट्रोड्यूस किया हमने कॉमन ओ, कॉमन पॉइंट ओरिजिन को यूज़ किया, यानी पी क्यू को मैं लिख सकता हूँ ऐसे आँख बंद करके ओ क्यू माइनस ओ पी। वही तो लिखा, देखो ओ क्यू माइनस ओ पी, एक कॉमन पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, दोनों को उस पॉइंट से लिखा, और वो क्या होगा ओ क्यू माइनस ओ पी। आगे लिखूंगा डायरेक्टली पी क्यू वेक्टर को डायरेक्टली लिखूंगा ओ क्यू माइनस ओ पी, मतलब आगे कहीं पे ओ ए या ओ बी आता है तो वहाँ पे लिख सकते हैं। समझ में आया? जैसे क्यू पी वेक्टर में क्या जो बाद में है ओ पी माइनस ओ क्यू, ओ पी माइनस ओ क्यू। ये थोड़ी सी मतलब इन सारे तामझाम हमें बचने का तरीका है, आगे लिखेंगे। और आप ये भी याद रखते हो, आपको ये डेरिवेशन वगैरह प्रूफ वगैरह आपको याद नहीं रहते हैं। समझ में आया? तो आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे, नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। तो उसके ऊपर मतलब क्वेश्चंस करने से पहले, बढ़ने से पहले हम यहाँ पे सेक्शन फार्मूला भी पढ़ लेते हैं। सेक्शन फार्मूला है ना, सेक्शन फार्मूला जो कि बहुत ही छोटे सा इसका यूज़ है अपने इसमें, है ना। बाकी तो फिर जो प्रोडक्ट्स एंड डॉट प्रोडक्ट्स और क्रॉस प्रोडक्ट उनका यूज़ है। तो सेक्शन फार्मूला, अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है? सेक्शन फार्मूला मतलब हमें अपने सिलेबस में दो चीज़ों की बात करनी है। मतलब कहना क्या चाहते हैं सेक्शन फार्मूला डिवाइड, मतलब इसका क्या मतलब होता है कि अपने पास कोई वेक्टर होगा, मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ क्या है। मान लेते हैं अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ठीक है, जिनका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ओ से ले लेते हैं। तो इसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल ए वेक्टर है और इसका स्मॉल बी वेक्टर है। ठीक है, अब ये एक वेक्टर्स हैं, ये क्या है, वेक्टर है। अब इनको डिवाइड करने के लिए, मतलब ये जो एक पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट को ए और बी को, एक पॉइंट और है सी जिसका पोजीशन वेक्टर हमको निकालना होता है, वो इसको m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? ये बेसिकली डिवीजन है, सेक्शन मतलब जो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। भाई सेक्शन उसी को तो बोलते हो, अपने क्लासेस में सेक्शन होते हैं, सेक्शन डिवीजन जिसको बोलते हो। सेक्शन मतलब क्या होता है, डिवीजन, है ना। तो ये जो सी है, ये जो पॉइंट सी है, वो क्या कर रहा है, इस ए बी को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर रहा है। जो सी है उसको 2 सेक्शंस में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ में आई बात? और मान लेते हैं वो m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है, m/n के रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है। यानी ये इतनी दूरी m है और ये इतनी दूरी n है। इतनी बात समझ में आई? तब जो OC वेक्टर का मतलब ये जो OC वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब वो गिवन कैसे दिया जाता है, वो होता है OC वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर प्लस ऑफ n a वेक्टर अपॉन m प्लस n। दोबारा रिपीट करो, समझ नहीं आया? मैं ये कहना चाहता हूँ सेक्शन फॉर्मूला में ये चीज़ अभी देखो कब हो रही है, इंटरनली की एक्सटर्नली। ये इंटरनली, थोड़ा सा हिंदी में भाग गया था, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। जब कोई पॉइंट किसी भी वेक्टर को या किसी भी लाइन को इंटरनली डिवाइड करे तो उसके पोजीशन वेक्टर को लिखने का तरीका ये होता है। यानी इंटरनली डिवीजन के केस में ये है कैसा लिखा जाता है, इंटरनली डिवीजन। बोल दो, पढ़ा लिखने का तो सहूर है नहीं, है ना, तरीका सहूर जो बोलते हो। और आए हैं यहाँ पे 12th वालों को मैथमेटिक्स पढ़ाने, तो इंटरनली डिवीजन के केस में हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। समझ में आई बात? प्रूफ भी दूँ? क्या बात कर रहे हैं यार, ये फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। कैसे कैसे लिख दिया?
अच्छा रुक जाओ बता रहा हूँ। अच्छा एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या हो सकता है? एक्सटर्नल डिवीजन के केस में एक काम करो, यहीं पे प्रूफ ले लो, है ना, ताकि हमको एक्सटर्नल डिवीजन के केस में अलग से हमको ने बात करनी पड़े, ठीक है, नहीं तो फिर फिगर से वापस बनाना पड़ेगा, फिर से वो सारी बातें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे हम लोग वो बात नहीं करने वाले। तो हमको पता है ओ वेक्टर की वैल्यू क्या है, ए है, ओ बी वेक्टर की वैल्यू ये है, ओ सी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है। तो हमें क्या पता है? हमें पता है ए सी अपॉन बी सी, इसके लिए किसके बराबर है? बोलो बोलो। ए सी अपॉन बी सी, अरे सी भी लिख ले अभी, मतलब नहीं तो फिर बाद में मैं जब लिखूंगा चेंज करूँगा तो थोड़ा सा तुम लोग हो जाएगा। तो ए सी अपन बी सी का रेशियो क्या है? m/n है कि नहीं है? ए सी अपन बी सी का रेशियो m/n है कि नहीं है? और कैसे लिखूँ इसको? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। n ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा m ऑफ सी बी। ये कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? समझ में ये बात? अब इसमें थोड़ा सा अगला चेंज कर देता हूँ मैं, इसको क्या इसके ऊपर लगा देता हूँ, वेक्टर लगा देता हूँ। अभी भी तो बात वही है, कुछ चेंज हुआ बात में? नहीं ना, अभी भी बात उतनी ही है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए सी लिखा है, क्या लिखा है? ए सी। अब ए सी को कैसे लिख सकता हूँ? पोजीशन वेक्टर अभी सिखाया था जस्ट। अब ए और सी का पोजीशन वेक्टर लिखना आता है। अब देखो कैसे लिख सकता हूँ, ओ सी माइनस ओ ए लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यानी अगली लाइन से मैं जो यहाँ पे लिखा है उसको लिख सकता हूँ एन इंटू पोजिशन वेक्टर, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ, चलो मैं लिख दे रहा हूँ ओ सी माइनस ऑफ ओ ए इज इक्वल टू एम इंटू ओ बी माइनस ऑफ ओ सी। अभी सिखाया था। अब यार पिछले भी कुछ देर पहले 2-4 मिनट वीडियो को बैक करो, वहाँ पे देखो यही तो सिखाया था मैंने, बस उल्टा आया हूँ। 2 पॉइंट से मैंने एक वेक्टर पे गया था, अब एक वेक्टर से 2 पॉइंट पे आ रहा हूँ, वही यूज कर रहा हूँ, कॉमन पॉइंट यूज किया है। अरे समझ में आई बात? पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। चलो कोई नहीं, ठीक है, आपको समझ में आ गया, मैं मान लिया। अब इसको और करके क्या लिख सकते हो? एन इंटू ओ सी वेक्टर माइनस ऑफ एन इंटू ओ ए वेक्टर, यानी ए इज इक्वल टू एम इंटू बी माइनस एम इंटू ओ सी वेक्टर। अब तो मैथमेटिक्स वाले हो ही, तो थोड़ी बहुत आप इधर उधर कैलकुलेशन कर ही लोगे, तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या? नहीं कर दूँ? तुम लोग मानने वाले थोड़ी ना हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम प्लस एन ओ सी इज इक्वल टू एम प्लस, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, एम बी वेक्टर प्लस ऑफ एन ए वेक्टर, और ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस ऑफ एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, दैट इज इट फॉर्मूला। मैं आपको पहले बता दूं, जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको करने के कई और तरीके हो सकते हैं, आपकी बुक में कोई और तरीका हो सकता है, मेरे पास भी 2-3 तरीके हैं उसको सॉल्व करने के, है ना। 2 तरीके मुझे खुद आते हैं, और तीसरा तरीका मतलब इधर उधर करके बना लेंगे, दोनों को मिक्सअप करके, है ना। ये सबसे सरल तरीका मैंने पहले बताया था वीडियो को स्टार्ट करने से, मतलब पढ़ाने के पहले। वीडियो को स्टार्ट करूँगा तभी तो बताऊँगा कि इन सारे सवालों को करने का अपने पास कई तरीका हो सकता है ना। जैसा अभी हमने प्रूफ किया, क्या वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, उसको प्रूफ करने के अपने पास काफ़ी तरीके थे। हमने भी उसको ट्रायंगल लॉ से प्रूफ किया, हम उसको ऐसे भी प्रूफ करते थे जहाँ से हम लोग ट्रायंगल लॉ नहीं यूज़ करते, हमको ट्रायंगल लॉ नहीं पता होता, तो हम इसको क्या करते हैं, जैसे कि हमने अभी ये और ये किया था और फिर ये पॉइंट यूज़ किया था, तो हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। जिस मतलब एक होता है जिस तरीके से हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को प्रूफ करते हैं सब प्रूफ तो है नहीं, मतलब जिस तरीके से हम लोग उसको मानते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, उसी तरीके से आप इसको प्रूफ कर सकते थे। मतलब हमको पता ही नहीं था कि ट्रायंगल लॉ होता क्या है, बेसिकली ऐसे। तो वहाँ से भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे करते थे? ये ओ है, ये ए है, ये बी है, तो वहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग क्या करते हैं, ए बी वेक्टर को शिफ्ट कर देते हैं, मतलब बिना रोटेट किए। आपको पता है वेक्टर की शिफ्टिंग अलाउड है, तो हम लोग ए बी वेक्टर को यहाँ ओरिजिन पे शिफ्ट कर देंगे। अरे ये तो, अरे यार आपने पढ़ा होगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, मैं इसीलिए नहीं बता रहा था, समझ में आया? अब इसको भी करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन मैं ये सिंपलेस्ट तरीका बता रहा हूँ, तब इसको नोट करिए। और फॉर्मूला बेसिकली, अब ये सब पछड़ में नहीं फंसोगे, मुझे पक्का पता है। मैं बेफालतू अपनी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी अपना टाइम वेस्ट करो, छोड़ो, नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन की। मैंने पीछे काफ़ी बकवास कर दी ना, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। एक्सटर्नल डिवीजन यानी जब जो पॉइंट है वो एक्सटर्नली डिवाइड करे। एक्सटर्नली मतलब डिवाइड क्या है कि बाहर से
फिर से वही लेते हैं, अपने पास 2 पॉइंट्स हैं, ए है बी है, ठीक है। कैसे में यहाँ से, अरे ये है और ये है, मेरा उतना दूर पहुँचेगा कि नहीं मैं तो उसी के लिए परेशान हूँ, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और अगेन जो सी है वो ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रही है, m/n के रेशियो में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे मैं इसको बोल दूं n और इस पूरे को रेशियो को बोल दूं m, ठीक है। समझ में आई बात? मैं इसको पूरे को क्या बोल दूं, m बोल दूं, इसको बोल दूं n, यही तो किया है। तो हमें क्या पता है, ए बी अपॉन बी सी, फिर से वो जो मेथड था वही मेथड अप्लाई करना है और ओ सी वेक्टर की वैल्यू बतानी, ये अभी भी ओरिजिन ही है। तो यहाँ से जो ओ सी वेक्टर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एम बी माइनस ऑफ एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। अभी अगर इस फॉर्मूले को देखो, ऑब्जर्व करो, देखो आप ट्राई कर सकते हो कि नहीं, 1 आध 2 मिनट का अपने आप को टाइम दो और फिर देखो आप उसको ट्राई मतलब कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मतलब जैसा पिछला था वैसा ही ये भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, सेम प्रोसीजर है। प्रोसीजर क्या था, सबसे पहले हमने प्रूफ किया था ए बी अपॉन बी सी की वैल्यू किसके बराबर है, m/n के बराबर है, और एन ए बी इज इक्वल टू एम बी सी, ये वेक्टर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होती है ना। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, ए बी यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, यानी इसको सॉल्व कैसे कर सकते हो, एन इंटू बी माइनस ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू, सही तो कर रहा हूँ ना, हाँ सही तो है, और ये हो जाएगा m ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ c माइनस ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ b। एक मिनट, वेरी वेरी सॉरी, ये ए बी नहीं है, ये ए सी है, अरे तभी तो डिवाइड करेगा, ए बी इज टू बी सी का रेशियो कहाँ मालूम होगा, है ना। तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा पोजिशन वेक्टर ऑफ सी, तो ओ सी माइनस ऑफ बी वेक्टर, अब तो कर ही लोगे, थोड़ा सा कर ही लेते हैं ना। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एन ओ सी वेक्टर माइनस ऑफ एन ए वेक्टर इज इक्वल टू एम ओ सी वेक्टर माइनस ऑफ एम बी वेक्टर, ओके। मुझे पता है बहुत सरल लग रहा है, तो अब इस वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दो, है ना, मैं बहुत स्लो स्लो बोलता रहता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको उधर भेज दो, इसको उधर ले लो, तो एन ओ सी माइनस ऑफ एम ओ सी इज इक्वल टू एन ए वेक्टर माइनस ऑफ एम बी वेक्टर। तो यहाँ पे हो जाएगा एन माइनस एम ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू एन ए माइनस ऑफ एम बी वेक्टर, यानी ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा एन ए वेक्टर माइनस ऑफ एम बी वेक्टर अपॉन एन माइनस एम। लिखा वही है ना, इसको आप और करके लिख सकते हो, ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी माइनस ऑफ एन ए अपॉन एम माइनस एन। समझ में आया? कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, अब फॉर्मूला बैठ के रटना, ठीक है, नोट कर लो। आइए अब हम कुछ नोट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। नोट, है ना, ये नोट पॉइंट बहुत ही सिंपल है, मतलब नोट क्यों होता है, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस हैं। अब स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं कि जो सी पॉइंट हमने लिया है, अगर वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाए, क्या हो जाए, ए बी का मिड पॉइंट, तो क्या होगा, तो हमें पता है कि ए जो रेशियो है वो क्या रहेगा, 1:1 का, कैसा रहेगा, बराबर बार, अरे यार मिड पॉइंट मतलब बराबर भागों में बांटेगा, तो मतलब उसके क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स होंगे। इक्वल पार्ट्स मतलब क्या हो जाएगा, यानी अगर हम निकालेंगे तो हमने क्या कर रहे थे, ए सी अपॉन बी सी कर रहे थे, ये तो कर रहे थे, उसके लिए क्या होगी, 1:1 होगी। अरे वही तो होती है डेरिवेशन, आप देखा है, ए सी अपॉन बी सी कर रहे थे, m/n, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। अरे भाई अगर मिड पॉइंट है, चलो समझ गया, मुझे पता है, समझ गया, मैं क्यों इतना समझाता रहता हूँ, बताऊँ मैं, हाँ अब ध्यान दे रहा, चलो अब ध्यान देना
कि जब ओ सी वेक्टर की वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगी, हमें पता है कि इंटरनली डिवाइजन है, तो फिर ओ सी वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम तो नहीं रहा, एम की वैल्यू 1 हो गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी प्लस ए वेक्टर अपॉन 2, यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि जो सी है वो मिड पॉइंट है, अगर इक्वली डिवाइड करता हो तो मिड पॉइंट है, यदि यहाँ पे प्रूफ किया जा सकता है। ये तो मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन जो दूसरा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है फॉर्मूला क्या है, ओ सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, अरे बोलोगे, अच्छा तुम बोल ही नहीं सकते, एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। इसका थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, एम अपॉन एम प्लस एन बी वेक्टर प्लस ऑफ एन अपॉन एम प्लस एन ए वेक्टर। तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं लिखता हूँ लेमडा बी प्लस ऑफ म्यू ए, है ना। अभी आगे इसके तो बारे में थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, लेमडा म्यू थ्योरम इसको बोलते हैं। आपको पता है कि इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ, है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि लेमडा भी कांस्टेंट है और म्यू भी कांस्टेंट है ना। तो यानी यहाँ पे जो सी वेक्टर्स को ऐसे लिख सकता हूँ। और आप एक बात ध्यान दो, इसमें कंडीशन भी है कि लेमडा प्लस एम की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है, वो 1 के बराबर है। और ये चीज़ आप मतलब शायद 12th लेवल पर उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना रखती हो, क्या बोल दिया, हाँ शायद, मतलब 12th लेवल पर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती लेमडा म्यू थ्योरम, आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो ना। लेकिन ये मतलब जब आप प्रिपरेशन करने जाते हो तो वहाँ पे बहुत यूज़फुल होती है ना, बहुत ही यूज़फुल होती है। इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हैं ना। तो अब इसको नोट पॉइंट में नोट करें, मतलब इसमें कुछ नोट पॉइंट्स और होते हैं, लेकिन मैं उसको बता नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल के सेंटर्स के ऊपर भी आ जाती चर्चा। तो आप ये नोट पॉइंट आपको समझ में आए, मतलब मुझे बहुत लगता है थोड़ा सा आसान था, लेकिन अगर मैं तीसरा बताता नोट पॉइंट तो वो आपको थोड़ा सा टफ लगता। तो आप इतना नोट करें और इतने में संतुष्ट रहें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, है ना। तो पहले की तरह मैं क्वेश्चन पहले लिखूंगा, फिर आपके सामने आऊँगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख के आ गया हूँ, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना। तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान देंगे, एनसीईआरटी की बुक आप ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन से बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए 1, 2, 3 एंड 4, 5, 6। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर मतलब क्या निकालना है हमें, इन द डायरेक्शन, यानी हमें पी क्यू कैप निकालना है। और हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है पी क्यू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू, ये होता है, ये तो होता है। अब हमें सबसे पहले पी क्यू वेक्टर निकालना है, फिर पी क्यू वेक्टर निकालो तो उसका मॉड निकल जाएगा। अब पी क्यू वेक्टर निकालने का तरीका क्या है, अभी जस्ट पढ़ा था, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, हमें 2 पॉइंट ज्वाइन करने वाले वेक्टर चाहिए। मतलब पी क्यू वेक्टर क्या है एक्चुअल में, पी और क्यू पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है कि नहीं है। तो हमें अभी जस्ट पढ़ा था, तो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर निकालना, यानी क्यू के कोऑर्डिनेट्स में से पी के कोऑर्डिनेट्स को हमको माइनस कर देना है। यानी हम इसको लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ऑफ ओ पी वेक्टर अपॉन, मतलब ठीक है, पी क्यू का मॉड, है ना। तो सॉल्व करो, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 5 - 2 3 आई कैप प्लस 6 - 3 3 ऑफ, ओह क्या कर रहे हो भैया, इतनी बड़ी गलती, ब्लंडर करता है तुम, 3 जे कैप प्लस ऑफ 3 के कैप अपॉन पी क्यू का मॉड। तो यहीं पे इसका हम लोग निकाल लेते हैं मॉड। तो अगर वेक्टर मिल गया तो उसका मैग्नीट्यूड मिल ही जाता है ना, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप प्लस ऑफ 3 के कैप अपॉन 9 + 9 + 9, यानी रूट ऑफ 27, और रूट ऑफ 27 को लिखोगे तो हो जाएगा 3√3 ठीक है। अब 3 से 3 को कैंसिल कर दो और हमें मिल जाएगा पी क्यू कैप, अपना प्यारा सा दुलार सा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप, दैट्स इट, खत्म। अब इसको नोट करेंगे। तो एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ, और यह क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है ना। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी लिख देता हूँ, एनसीईआरटी, है ना। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो फिर क्वेश्चन क्या रहा है कि मतलब क्वेश्चन आप पढ़ लोगे, तो क्वेश्चन हमसे कहना यह चाह रहा है कि हमें ए प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में, यानी मतलब उसकी डायरेक्शन बताना है कि ए प्लस बी की डायरेक्शन क्या है। और किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हमको चाहिए पहले मैग्नीट्यूड, सॉरी यूनिट वेक्टर, क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर बताने के लिए हमें क्या चाहिए, उस वेक्टर का पहले पता हो,
मतलब उस वेक्टर को लिखते कैसे हैं, फिर उसका मैग्नीट्यूड। तो हमें सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा कि वेक्टर ए प्लस बी आखिर है क्या। तो दो वेक्टर को जोड़ने का तरीका क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जोड़ने को बोल रहा था, आप क्या करो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को आप एक्चुअल में जोड़ ही लो, यानी 2i मतलब i के कोफिशिएंट को i के साथ, j के कोफिशिएंट को j के साथ और k के कोफिशिएंट को k के साथ जोड़ लो, है ना। रीज़न मतलब बताना था तो बता ही सकता हूँ, रीज़न यहाँ पे समझ लो कि मैं ऐसा बार बार क्यों करता हूँ। आप बोलोगे क्यों कर रहे हो ऐसा, मैं मानूँ क्यों। तो मानने का तरीका बहुत सिंपल है कि ये 2 क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये ए वेक्टर जो है वो एक्स में 2 कोऑर्डिनेट्स है, मतलब 2 यूनिट्स चला है, वाई में -1 और जेड में 2 यूनिट्स चला है, और बी -1 और ये और दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो क्या एक्स वाला वाई मतलब एक्स वाले में जो चले हो वो वाई को अफेक्ट करेगा। अरे यार मैं कह रहा हूँ ये कि अगर आप एक्स में चलते हो तो क्या वो वाई को अफेक्ट करता है, नहीं ना। आप एक्स में इतनी अनंत तक चले जाओ, वाई का कोऑर्डिनेट आपका अभी भी 0 रहेगा। ये वाई में आप कितनी भी ऊपर चले जाओ आपका एक्स का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, तो ऐड करने में क्या जाता है ना, इसलिए तो ऐड कर लेते हैं। समझ में आई बात। तो ए प्लस बी ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 -1, तो फिर क्या हो जाएगा आई कैप माइनस माइनस जे, तो फिर माइनस माइनस जे तो कैंसिल हो जा रहा है, तो बचेगा ही नहीं, है ना। फिर +2 की तो फिर क्या हो जाएगा आई प्लस के कैप, क्या बच रहा है आई प्लस के कैप। समझ में आई बात, ठीक है। तो आई प्लस जे कैप बच रहा है, तो अब इसको क्या करो सॉल्व कर लो। अभी भी नहीं कर पाओगे, मैं बताऊं। अरे यार जब आपको एक वेक्टर पता चल गया तो हमें क्या बताना है, वेक्टर ए प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी बताना है। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई प्लस के अपॉन ऑफ रूट ऑफ 2। तो सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आई अपॉन √2 प्लस ऑफ के अपॉन √2, दैट्स इट। अब इसमें मुझे क्या बताना था ये बताओ, यहाँ तक तो मैंने सॉल्व कर दिया, इसके बाद बताना क्या जरूरत थी, मुझे करने की ज़रूरत थी नहीं थी। आप कर सकते थे, हाँ कर सकते थे, नहीं कर पा रहे तो एक बार देखो फिर ट्राई करो, आपको अगर क्वेश्चन समझ में आया आप इसको नोट करेंगे। सरल था क्वेश्चन ना, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन कितने आसान होते हैं। तो आपके सामने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, फिर से आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ये जो ए बी और सी पॉइंट्स दिए गए हैं वो एक वेक्टर वो एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और वो ट्राइंगल ऐसा बना रहे हैं कि वो ट्राइंगल राइट एंगल है, और हमें यही बताने कि वो राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ट्राइंगल बनाने से पहले हमें पॉइंट्स की नहीं, हमें साइड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम पहले साइड्स को बनाएंगे, है ना, और फिर पॉइंट्स को बनाएंगे। तो ये पॉइंट ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं और ये सी ले लेते हैं, ठीक है। समझ में आई बात, हम ले लेते हैं ए बी और सी, ठीक है। तो हमें ट्राइंगल के लिए क्या ज़रूरत होती है, ए बी वेक्टर की, फिर बी सी वेक्टर की, फिर ए सी वेक्टर की, ये तो ज़रूरत पड़ती है। राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो होगी, ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा ए सी वेक्टर ना लिखूँ मैं, सी ले लूँ, वही ले लो यार, मतलब कोई भी ले लो, क्या दिक्कत है, मतलब माइनस में आ जाएगा, कोई आंसर दिक्कत थोड़ी ना। हमको मैग्नीट्यूड से मतलब है, किससे मतलब है, मैग्नीट्यूड से, है ना। वेक्टर से हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें वेक्टर से कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। सॉल्व करूँ, चलो आ जाओ। हमें क्या निकालनी है, ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अरे मैं बोल रहा हूँ मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की मतलब मैग्नीट्यूड से मतलब है। क्यों मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है। अगर उस हिसाब से हमने प्रूफ कर दिया तो वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और क्वेश्चन ने बोला तो फिर होगा। तो हमें क्या बताना है, ए बी वेक्टर। और ए बी वेक्टर क्या ले सकता हूँ मैं, ओ बी वेक्टर माइनस ऑफ ओ ए वेक्टर, यानी पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। क्वेश्चन पढ़ो, तो पोजिशन वेक्टर ऑफ बी क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी ये रहा, फिर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए ये रहा। तो 2 - 3 करना है। मैं लिखूँ क्या, मैं लिख दूँ, अच्छा डायरेक्टली कर दूँ, बहुत अच्छे यार तुम लोग। तो क्या हो जाएगा -i, फिर क्या हो जाएगा -j में से माइनस का, तो फिर हो जाएगा +3j और हो जाएगा +5k। और दूसरा हो जाएगा अपने पास बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर माइनस ऑफ ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर। ओ सी में से ये माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा आई में से, सॉरी ये में से ये माइनस करना है, मैं बार बार पता नहीं कहाँ आ जा रहा हूँ। तो -i -3 + j -3 + j, तो हो जाएगा -2j -5 - k, तो हो जाएगा -6 k कैप।
और हमें चाहिए ए सी वेक्टर की वैल्यू। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी माइनस ऑफ ओ ए। तो हमें क्या चाहिए, ओ सी में से माइनस, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 आई कैप माइनस 3 प्लस 4 प्लस ऑफ जे कैप माइनस 5 प्लस 4 माइनस ऑफ के कैप। दैट्स इट, पता चल गया। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं मॉड। क्या निकाल लेते हैं, मॉड। तो यहीं पे निकाल दूँ, ए बी की लेंथ, ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, अच्छा स्क्वायर कर दो ना, क्या मतलब है ए बी स्क्वायर, वही तो होता है। ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी स्क्वायर। अच्छा ये मैं भी आपको बताता हूँ आगे कि कैसे होता है, डॉट प्रोडक्ट्स में आपको समझा दूंगा। तो ए बी का स्क्वायर करोगे या ए बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये भी एक नंबर ही है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा। तो हो जाएगा 1 3 5, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9 और फिर 25, तो 25 प्लस 26 इस इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, 6 थर्ड हो जाएगा 33, है ना। 9 6 15 होता है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब 35 होगा गलती से, मतलब आता वही रहा था, ठीक है। बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ 6 का स्क्वायर यानी 36, 4 40 प्लस 1 41। और सी ए वेक्टर या ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहेगा, वो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 प्लस 1 4 माइनस सॉरी प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 2 6 यानी 6 हो जाएगा। यही तो है। अब एक काम करो, दोनों को तीनों को ऐड कर लो, ए बी प्लस सी ए करो, ए बी प्लस सी ए यानी ये है बी पॉइंट और ये है सी, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया है कि हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। अब मैंने कैसे प्रूफ किया वो को पता चल गया होगा। हेलो, सो गए क्या, ओह इतनी जल्दी सो जाते भाई, थोड़ा सा तो लेक्चर बनाया है। अब इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको लंबी लग सकती है, मतलब थोड़ा सा दिमाग है, मतलब इसमें मैंने कैलकुलेशन को अपने दिमाग में किया ज़्यादातर, है ना। नहीं तो फिर प्रोसीजर क्या होता है, मतलब आपको करने का, मैं ओ बी वेक्टर लिखूँ फिर ओ वेक्टर, मतलब एक क्या होता है प्रोसीजर, आप फॉलो करते चलो आपको आंसर मिलता जाएगा। तो मैंने वही किया है, प्रोसीजर फॉलो किया है और आपको आंसर मिल जाएगा। तो अब इसको नोट करेंगे और अपने तरीके से सॉल्व भी करेंगे, है ना। तो इस बार मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये भी है ना, आपने अगर पढ़ा हो, और ये क्वेश्चन किसका है, सेक्शन फार्मूला का। तो ये उससे लगेगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें एक पोजीशन वेक्टर का, एक पोजीशन वेक्टर बताना है पॉइंट आर का, ठीक है, जो पी और क्यू पॉइंट को डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में, पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली, पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। समझ में आई बात, क्या कह रहा है, तो हमें बता रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी और क्यू हमें गिवन है, यानी ये किसकी वैल्यू है, ओ पी की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ओ क्यू की वैल्यू है। तो अगर इंटरनली डिवाइड करता है, अगर इंटरनली डिवाइड करता है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू एम ऑफ क्यू, ठीक है। अरे वही यार, क्यू को स्मॉल क्यू लिख दूँ क्या मैं आसानी के लिए, एम ऑफ स्मॉल क्यू प्लस ऑफ एन ऑफ स्मॉल पी अपॉन एम प्लस एन। अब आगे समझदार आप कर सकते हो, समझदार हो कि नहीं हो, कर लोगे कि मैं करूँ, मैं करूँ क्या यार, इतना भी नहीं कर सकते, चलो कोई नहीं मैं कर दे रहा हूँ। एम की वैल्यू कितनी है 2 और क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस आई प्लस जे प्लस के, यानी हो जाएगा, लिख दे रहे हैं माइनस आई प्लस जे प्लस के प्लस एन की वैल्यू 1 है और ये हो जाएगा आई प्लस 2 जे माइनस ऑफ के अपॉन 2 प्लस 1 यानी 3। तो सॉल्व करेगा तो हो जाएगा -2 प्लस 1 यानी हो जाएगा माइनस आई 2 प्लस 2 प्लस ऑफ 4 2 माइनस 1 प्लस के, ओहो यहाँ पे तो जे लिखना भूल गया, प्लस ऑफ के बाई 3, ये रहेगा आपका ओवर का वैल्यू। समझ में आई बात, मतलब आप इसको लिख सकते हो -1/3 4/3 और 1/3 भी करके, ठीक है। और एक्सटर्नली के केस में क्या हो जाएगा, और एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली केस में हो जाएगा जो अपने पास लगेगा ओ आर इज इक्वल टू एम क्यू माइनस ऑफ एन पी अपॉन एम माइनस एन। तो सॉल्व करोगे तो ओ आर वेक्टर निकल के आएगा, ऊपर वाली चीज़ तो वही आएगी,
सॉरी मतलब ऊपर वाली चीज़ तो ये लिखोगे, बस यहाँ पर नेगेटिव रहेगी। चलो मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 ऑफ -i प्लस 2j माइनस ऑफ k माइनस ऑफ 1 इंटू मैंने यहाँ पे गलती कर दिया, मैंने p के q की जगह पे मैंने p लिख दिया है। तो फिर i प्लस j प्लस ऑफ k माइनस ऑफ 1 इंटू आई कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ k कैप। तो सॉल्व करना है और हो जाएगा 2 - 1। तो ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा -2 - 1 यानी -3i कैप, 2 + 2 यानी 4j कैप, 2 प्लस सॉरी मैंने फिर से मिस्टेक कर दी ना, 2 - 2 तो 0, ठीक है, और +2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3 k कैप अपॉन 1। आप आंसर मैच कर सकते हैं अपना और मेरा, तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो फिर फिलहाल वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।